प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम इतिहास विषय कल +2 कक्षा के पाठ 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आशा है आप ध्यानपूर्वक इनको सुनेंगे व समझने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने विवाह प्रणाली के बारे में, परिवार व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी में हम भारत के अंदर प्राचीन काल में पाए जाने वाली गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। गोत्र क्या होता है? स्त्री गोत्र से आपका क्या अभिप्राय है? प्राचीन काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में गोत्र प्रणाली का शुरुआत हुई, का प्रचलन आरंभ हुआ। इसमें प्रत्येक गोत्र एक किसी वैदिक ऋषि के नाम पर आरंभ हुआ। उस वैदिक ऋषि के कुल से संबंधित सदस्यों को उसका वंशज माना गया और उसी के नाम पर उसका गोत्र आरंभ हो गया। गोत्र में मुख्य रूप से 2 बातें सामने निकल कर आई। एक तो विवाह के पश्चात प्रत्येक स्त्री को अपने पति का गोत्र स्वीकार करके उसके गोत्र के साथ रहना होता था। दूसरा, गोत्र प्रणाली के अंदर अपने ही गोत्र में सामान्य लोग शादी नहीं कर सकते थे, यानी कोई स्त्री पुरुष एक ही गोत्र के हैं तो वो विवाह नहीं कर सकते थे। प्यारे बच्चों, ये थी ब्राह्मणीय पद्धति, परंतु हमें सातवाहन वंश में गोत्र व्यवस्था के अंदर पितृगोत्र की बजाय मातृ वंशीय गोत्र व्यवस्था भी पाई जाती है, जिसका उदाहरण गौतमी पुत्र पुलुमाली और वशिष्ठ पुत्र पुलुमाली आदि नामों से हमें मिलता है, जिसमें माता के नाम पर वंश का पता चलता है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो ब्राह्मणीय पद्धति से कुछ अलग पाए गए। प्यारे बच्चों, आगे अगला प्रश्न हमारा ये है कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है? प्राचीन काल में भारतीय जो ब्राह्मणीय पद्धति थी, उन पद्धतियों में पुरुष सूक्त में एक व्यवस्था का वर्णन किया गया है और वो व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था। ऐसा माना गया है कि जब आदि पुरुष की एक बलि दी गई और यज्ञ में 4 तरह के वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो ब्रह्म रीति रिवाज से किया गया कार्यक्रम था। और इसमें ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए जो थे वो ब्राह्मण कहलाए। ब्राह्मण का कार्य पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना, राजा को सहयोग देना और समाज का मार्गदर्शन करना होता था। जो सबसे उच्च स्थान प्राप्त रखता था और वही समाज को चलाने का कार्य करता था। दूसरा, ब्राह्मणीय व्यवस्था जो स्थापित की गई थी, उसका उद्देश्य था समाज के प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित ढंग से किया जा सके। शुरुआत में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था को उच्च वर्ग के लोगों ने जन्म पर आधारित अपने फायदे के लिए बना दिया था। दूसरा, क्षत्रिय वर्ण। कहते हैं ब्राह्मण के बाद दूसरा स्थान क्षत्रिय का वर्ण का था। इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की भुजाओं से मानी जाती है। इसका कार्य राजा का शासन करना, राजकाज संभालना, रक्षा का दायित्व करना और संचालन करना तथा समाज की रक्षा करना इसका मुख्य उत्तरदायित्व होता था। तीसरा, वैश्य। वैश्य वर्ण वह वर्ण था जो तीसरा वर्ण कहलाता था। इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा की जंघा से हुई है और वेदों का अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करवाना, कृषि संभालना, व्यापार करना, ब्याज पर ऋण देना इनके मुख्य कार्य होते थे। यह वर्ण आवश्यकता अनुसार अपने व्यवसाय को बदल सकता था। शूद्र वर्ण के कार्य। शूद्र वर्ण सबसे निम्न स्थान इसे प्राप्त था। ऐसा माना जाता है इसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई थी। जिस प्रकार पैर का कार्य औरों की मदद करना, औरों की सहायता करना होता है, पूरे शरीर को चलाना होता है, उसी प्रकार से शूद्र का कार्य तीनों वर्णों की सेवाएं करना माना गया। उन्हें धार्मिक सामाजिक अधिकार नहीं दिए गए थे या इन्हें वेद पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं होता था। लंबे समय तक इस वर्ण की शोषण हुआ, क्योंकि एक ही पिता के 4 पुत्र चारों वर्णों के हो सकते थे प्रारंभ में,
क्योंकि उस समय यह कर्म पर आधारित था, जबकि जन्म पर आधारित व्यवस्था इसे धीरे धीरे बना दिया गया बाद के समय में, जिसके कारण इसमें छुआछात, जातिवाद व्यवस्था का उत्पन्न हुआ और वर्ण भेद का विकराल रूप धारण कर गई। यह वर्ण भेद बाद में वर्ण व्यवस्था के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ और यह इसके पतन का भी कारण बना, क्योंकि इसमें ऊपर के दो वर्णों ने नीचे के दो वर्णों का ज़्यादा शोषण किया, जो समाज में लंबे समय तक चला, जिसका परिणाम हमें सामाजिक भेदभाव के रूप में देखने को मिला था। आशा है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।